Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस प्रोग्राम में देंगे आपको ताजा आर्थिक समाचार। आज सोमवार है। आज कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं देते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। आज सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। वेलकम टू द शो। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार। Domestic stocks decline around 1.8%. Sensex falls below 48,000 mark. Nifty slips below 14,400 level. Rupee weakens 50 paise against the US dollar. And Asian equity indices hit one-month high amid hope of economic recovery. घरेलू शेयर बाजार लगभग 1.8% लुढ़के। सेंसेक्स 48,000 के निशान से नीचे हुआ बंद। निफ्टी 14,400 के स्तर से नीचे फिसला। रुपया हुआ डॉलर के मुकाबले 50 पैसे कमजोर। और आर्थिक रिकवरी की उम्मीदों के बीच एशियाई शेयर सूचकांक एक माह के उच्चतम स्तर पर। शुरुआत शेयर बाजार से ही कर लेते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच आज सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1.8% की गिरावट दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 48,000 के निशान से नीचे बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 14,400 के स्तर से नीचे आ गया। सेंसेक्स 1.81% टूटकर 883 अंक लुढ़ककर 47,949 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 258 अंक गिरकर 1.77% के नुकसान से 14,359 पर आ गया। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.93% टूटा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.64% के नुकसान में रहा। Well, we have our first caller, Rinki from Balrampur in Uttar Pradesh. Rinki, welcome to the show. सवाल पूछिए अपना, स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, विशाल सर को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और जो आपके साथ इस पर सर है उन्हें भी मेरा नमस्कार। जी, आप पूछिए। सवाल पूछें प्लीज। जी सर, जैसे कि आप लोग ऐसे बताते हैं मुंबई का शेयर बाजार इतना है, गिरावट आया इसमें, ये सर है क्या? मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, मुझे कंफ्यूजन है। प्लीज इस पे थोड़ा अगर फोकस देंगे तो आपकी महान कृपया होगी। धन्यवाद। जी यामिनी जी, अगर आप रिपीट कर सकें क्वेश्चन तो। यामिनी जी, ये रिंकी जी सवाल पूछना यही चाह रही थी कि ये शेयर बाजार के बारे में जो हम कार्यक्रम में बात करते हैं, ये एक्चुअल है क्या? और ये इसको कहती मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा समझाएं, कुछ बेसिक जानकारी इनको दें। जी, आपकी आवाज अभी भी साफ नहीं आ रही है। Anyway, we'll take up this question after a while. And before that, let's move on to the Sensex story. The Sensex and the Nifty today plunged around 1.8%
8% amid resurgence of coronavirus case in the country. The domestic stocks declined even as the cues from global equity markets were positive. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed below 48,000 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange ended below 14,400 levels. The Sensex tumbled 883 points or 1.81% to trade at 47,949. The Nifty also fell 258 points or 1.77% to trade at 14,359. The broader market at the BSE also declined. The BSE Mid-Cap Index tumbled 1.93%, while the BSE Small-Cap Index depreciated 1.64%. In the Sensex Pack, shares of 28 companies out of 30 companies logged losses. Dr. Reddy gained 1.6% and Infosys added 0.7%. On the other hand, Power Grid was the top loser as it declined 4.2%, followed by ONGC and IndusInd, which fell 3.9%. Larsen & Toubro, Kotak and Bajaj Finserv slipped 3.6%. In the sectoral indices, 18 out of the 19 sectors fell. The healthcare sector was the only gainer as it added 0.4%. On the other hand, realty tumbled 4% and capital goods plunged 3.1%. Power fell 2.9% and auto slipped 2.8%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 2,199 companies lost while 773 declined. Shares of 200 companies remained unchanged. जी यामिनी जी, सबसे पहला सवाल जो हमारे कॉलर का था वो रिंकी का सवाल था कि शेयर बाजार ये शेयर हैं क्या और इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे इसमें हम शेयर बाजार में अपना कारोबार कर सकते हैं, इस बारे में बहुत ही सामान्य भाषा में अगर आप समझाना चाहें। हाँ जी, शेयर्स जो होते हैं एक कंपनी के द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज होती हैं जिसमें वो कंपनी आपसे पैसा लेती है और आपको एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देती है जिसे ये शेयर कहते हैं। उस शेयर को आप मार्केट में खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं किसी भी और व्यापारी के साथ। उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होने की आवश्यकता है जो किसी भी ब्रोकर के पास से आपको मिल सकता है और आप फिर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उस शेयर को ट्रेड कर सकते हैं जो मार्केट प्राइस होती है उसके ऊपर। Yamini ji, if you could also share some light on what is the Sensex 30 index for our listeners. Sensex 30 index is a group of 30 shares which have the highest market valuation in the Bombay Stock Exchange. So the ones that are traded with the highest market capitalization form the index, and the movement of the index then indicates as to whether the market has moved up or moved down. It is one of the indicators of the confidence of the investors in the market and the overall development. Right. Our next caller is from Kolkata, Vishwaroop. Vishwaroop ji, welcome to the show. Ask your question, please. We have leased a plot from the port and constructed our house on it, on which the house property tax, as per agreement between the municipality and the port, is collected by the port and passed on to the municipality. But on this house property tax, port is charging us 18% GST, though municipality does not require any GST. Is this legal? Well, as far as the GST framework is concerned, they are different from different places. As far as the municipality tax is concerned, for any of the taxes, GST is not usually applicable. But then one has to look at the particular area where you are living and whether this particular GST is applicable to that area or not. However, GST is not usually applicable to most of the taxes. Right. Well, Yamini, talking of the share market crash today, markets looking down the barrel with sweeping COVID cases does sound an alarm bell, but the markets does seem to have the resilience and the sturdiness to bounce back, as we have seen in some recent sessions with every positive cue, be it the vaccines or other market sentiments. What support level do you see for the markets in the short term, as
It has corrected almost 8 to 10% from February all-time highs. And do you also see further correction coming up? Well, it's difficult to right now suggest what would be the support level, because primarily as to how the situation gets handled in the next 1 or 2 weeks will decide as to how the markets will behave. If the situation doesn't come in control, then the markets would plunge further to a much lower level. But as far as the situation is concerned, the government restrictions as well as the awareness that is there and the vaccination drive which is going on, all these are in a positive line. However, the situation still is not very much conducive to the investors' confidence, and hence if it gets into a more troubled zone, then we will see a lot of volatility and the markets going down. SPS जैन हमारे अगले कॉलर हैं ग्रेटर नोएडा से। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। यामिनी जी से मेरा सवाल यह है कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट शी वाज डिस्कसिंग जस्ट नाउ, वॉलेटाइल मार्केट में छोटे इन्वेस्टर को अभी वेट एंड सी अप्रोच लेना है, या पिछले साल का ये रिपीट होना है जो पहले मार्च अप्रैल में हुआ था लास्ट ईयर, और वी जस्ट से एंड say that what the probably the economy may not go down this time so much. Comment please. जी देखिए, पिछले मार्च में नेशन वाइड लॉकडाउन था और एक अनसर्टेनिटी थी विद रिस्पेक्ट टू व्हेन द लॉकडाउन विल ओपन एंड हाउ द रिकवरीज वुड बी। लेकिन अभी इस समय पे अगर आप देखें तो वैक्सीन आ गई है और जो है उसकी मास वैक्सीनेशन ड्राइव काफी सक्सेसफुली लॉन्च की गई है और लग रही है, जिसके तहत इकोनॉमिक रिकवरीज में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। लेकिन जो सेकेंड वेव है उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हो सकता है कुछ लोकलाइज जो लॉकडाउन हैं वो इफेक्टिव रहें। अगर वो इफेक्टिव नहीं रहेंगे तो हो सकता है नेशन वाइड लॉकडाउन हो, पर वो भी एक कुछ निश्चित समय तक होंगे। तो इसलिए जो ओवरऑल रिकवरी प्रोसेस है वो कंटिन्यूस है, और क्योंकि इकोनॉमी ओपन हो गई है उस तरह का माहौल नहीं नजर आएगा। जी यामिनी जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने से शेयर बाजार में जो अनिश्चितता बनी हुई है और उतार चढ़ाव बने हुए हैं, तो ये आर्थिक वृद्धि पर भी अनिश्चितता के बादल ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी लहर की वजह से आ सकते हैं। इस संदर्भ में अगर हम बात करें एफपीआईज की, तो एफपीआईज का जो डिपॉजिटरीज के जो आंकड़े बता रहे हैं कि अप्रैल महीने में शेयर बाजार से एफपीआईज ने 4,643 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, जबकि इससे पहले के 3 महीनों में उन्होंने काफी निवेश किया। तो क्या माना यही जाता है कि एफपीआईज जो हैं जब किसी देश में निवेश करते हैं तो फंडामेंटल्स इकोनॉमी को देख करके ही करते हैं। अब क्या आपको लगता है कि विदेशी निवेशकों ने जो इस तरीके से जो ये निकाल रहे हैं रुपया भारतीय बाजारों से, क्या उनका भी भरोसा कुछ अब डगमगा रहा है? जी देखिए, मार्केट्स सबसे हाईएस्ट लेवल पे थी, जिसके तहत प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत ही नॉर्मल एक्शन रहता है जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, और कोशिश यही की जाती है कि मार्केट्स की किसी भी पोजीशन को जो है ज्यादा से ज्यादा फायदे में रखा जा सके। तो एफआईआईज ने जो अभी निवेश निकाला है वो एक प्रॉफिट बुकिंग का जो है असर नजर आ रहा है। फंडामेंटल्स अभी भी इकोनॉमी की काफी स्ट्रांग है। जो ओवरऑल स्ट्रेंथ नजर आ रही है वो नजर आ रही है कि कितना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने किया है कोविड की सिचुएशन को संभालने में और रोकथाम करने के लिए। वैक्सीनेशन इटसेल्फ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है अच्छी न्यूज है। उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक रिकवरीज IMF या वर्ल्ड बैंक या किसी भी और नेशन ने प्रिडिक्ट की थी वो काफी अच्छी 11 से 12% है। अगर वो उतनी नहीं होती तो उससे कम होंगी, 1, 2, 3% अगर हम कम माने, क्योंकि लॉकडाउन हो सकते हैं तो उतना ही असर पड़ेगा, पर आपकी एक पॉजिटिव टेरिटरी में जाएगी, जो एक बहुत अच्छा वो है। बजट के दौरान भी काफी हद तक जो है सपोर्ट दी गई हेल्थ केयर सिस्टम को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ेगी। तो फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं। उसकी वजह से एफआईआईज नहीं कर रहे, पर ज्यादातर एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो नजर आ रहा है। Right. We have our next caller, Ratnakar from Mumbai. Ratnakar, welcome to the show. Your question, Hello. please. Hello. हाँ, गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. मेरा सवाल है कि अभी जो आज करेक्शन आ गया
इसका करेक्शन अभी नेक्स्ट 15 डेज में ये कंटिन्यू रहेगा क्या, ये सवाल है। और दूसरा है कि लिक्विडिटी की वजह से अभी तक मार्केट बढ़ रहा था, तो अभी शायद लिक्विडिटी कम हो गई है, इसके लिए मार्केट डाउन जा रहा है क्या, और उसकी वजह से अभी कौन से सेक्टर अच्छे रहेंगे इन्वेस्टमेंट? जी देखिए, जहां तक मार्केट डाउन जाने की सवाल है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि कोविड की वजह से जो सेकेंड वेव आई है उसकी वजह से 2 लाख से ऊपर के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से पार्शियल लॉकडाउन्स, लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स लगे हैं, जिससे इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस में थोड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक रिकवरी रेट था उस पर सीधा उसका असर पड़ेगा, और एक अर्निंग्स के ऊपर भी सीधा असर पड़ेगा जो कंपनीज हैं उनके पे। जहां तक आप कहें कि मार्केट्स को कैसे आप देखेंगे, वो बहुत वॉलेटाइल रहेंगी आगे 2 हफ्ते में, क्योंकि कोविड के केसेस अभी काफी बड़े हैं और लॉकडाउन कंटिन्यूड है। सेक्टर्स जिसमें आप निवेश कर सकते हैं वो आईटी के सेक्टर्स अच्छे हैं और फार्मा के सेक्टर्स अच्छे हैं। ये एक एंट्री पॉइंट के लिए एक बहुत अच्छा समय होगा अगर लोग निवेश करना चाहें। छोटे इन्वेस्टर्स को लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स में ही निवेश करें, बहुत ज्यादा एक्सपोजर ना लें एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मार्केट्स फर्दर डाउन जा सकती हैं। Right. Continuing, where do you see the markets going in the short term, that is the next 2 weeks in particular? Well, the markets would dip further down to a lower level if the COVID cases continue to rise at the level they are rising. It will all depend upon what news gets shared with respect to the COVID situation. And if there are more lockdowns announced in the coming days, then obviously the markets will go down further. And talking of the liquidity situation in the market, last week or so we saw the RBI's GSAP program that was of course in sync with their accommodative stance, and also followed by the US Fed's action that has also to be factored in. Well, the increased liquidity following the GSAP also has its real danger, it seems, in terms of spiking inflation. So how to deal with this double-edged sword? Well, the inflation becomes an important component for balancing economic growth, because a certain amount of inflation is required, which is about 4 to 5%. The targeted level which the RBI is maintaining is at about 6% or so. However, if it goes higher, then it would need to squeeze back the liquidity. It has not reduced the interest rates, keeping in mind that the inflation may increase. But then the interest rates need to be kept at a lower rate, primarily to fuel the economic growth that is required right now, especially when the economy is trying to revive. And hence there is sufficient amount of liquidity to support that economic revival, but not to fuel the inflation at the moment, because the demand continues to remain suppressed. So how do you see this liquidity effect on stocks, in the domestic stocks and also in the global markets? Well, overall in the stock markets, if we see that there was an influence of the FII flows, which was there primarily because India continued to remain as one of the markets which was giving, lower valuations of the company, especially because of the COVID. And as a result, we did see a lot of FII flows and a lot of investor interest. A lot of new accounts got opened in the stock markets, because of which we do see the stock markets at a much higher valuation. So it was not very sustainable, but then because the recoveries were posed at about 11.5% to 12%, the market sustained the levels, also because of the vaccination. But because of the surge, we do see that the markets have fallen down. So it has not specifically to do with liquidity. It has more to do with the investor confidence, and as well as the way the stock markets have been, one of the ways of generating incomes and trading in the last 6 to 7 months. जी, मोदी नगर से अशोक कुमार जी सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ, अशोक कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जी नमस्कार। यामिनी जी, मेरा सवाल ये है कि अब ऐसी सिचुएशन में क्या बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक बिल्कुल खत्म हो जाएंगे? तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन सा बेटर सेक्टर है, उसके बारे में बता दीजिए।
जी देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर सीधा असर पड़ता है क्योंकि माना जा रहा है कि अगर लॉकडाउन होते हैं तो जो छोटे व्यापारी हैं और बहुत सारे और बिजनेसमैन हैं और जो कंपनीज हैं उनके ऊपर काफी असर पड़ेगा क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे और अपने लोन्स नहीं चुका पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर पे खासा असर पड़ा है, स्टॉक मार्केट्स ने उन पर रिएक्ट किया है। पर देखा जाए तो रीस्ट्रक्चरिंग के द्वारा और जो स्कीम्स लाई जाती हैं, अगर लॉकडाउन होता है तो हो सकता है मॉरेटोरियम एक्सटेंड किया जाए या ऐसा कुछ किया जाए जिससे सपोर्ट मिल सके बिजनेसेस को भी और बैंक्स को भी। तो ओवरऑल स्थिति बैंक्स की जो है वो इस बात पे निर्भर करेगी कि वो कितना सपोर्ट कर पाते हैं बिजनेसमैन को भी और बिजनेसमैन कितना उनको वापस दे पाते हैं। जहां तक सेक्टर की बात है उसमें आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर जो है एक अच्छे एवरग्रीन सेक्टर्स रहते हैं। एफएमसीजी सेक्टर भी एक अच्छा सेक्टर रहेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों ही अच्छे हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना मुश्किल होगा, पर ये निर्भर करेगा एक बैंक की स्थिति पे कि कौन सा ज्यादा बेहतर कर पा रहा है, उसके आरओई पे डिपेंड करता है। Well, talking of rupee, the rupee at the forex market today weakened 52 paise to 74 rupees and 88 paise against the US dollar amid decline in the domestic equity markets. On the other hand, the dollar index, which indicates the US dollar strength against a basket of 6 other leading currencies, fell 0.46% to 91.14. Our next caller is Gaurav from Ghaziabad. Gaurav ji, सवाल पूछें, स्वागत है। नमस्ते मार्केट मंत्रा। ये चुनावी जो पॉलिसीज होती हैं वो इकोनॉमिक में आ जाती हैं और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या कोई ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें अपने इंडिया में या कोई बाहर जो चुनावी जो दावे और वादे होते हैं जो फालतू के होते हैं और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में ना आए, या उसके लिए कम से कम एक चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री बने जिसके अंडर में ये हो? ऐसा कुछ इंडिया में होगा या हो सकता है या होना चाहिए? आपका क्या सजेशन है? जी देखिए, जो आप पॉपुलिस्ट मेजर्स की बात कर रहे हैं वो सरकारें लेती हैं जब इलेक्शंस के टाइम होते हैं, पर कोशिश की जाती है कि जो ओवरऑल सिस्टम है उसे ऐसे फूल प्रूफ बनाया जाए जिसमें ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर्स ना उठाए जाएं, जिसके लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट बिल है, जिसके तहत आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने फिस्कल एक्शन से और फिस्कल डेफिसिट को एक पर्टिकुलर अमाउंट तक मेंटेन करना होगा। ओवरऑल अगेन लेजिस्लेचर का रोल रहता है कि वो इंश्योर करे कि कोई भी ऐसे एक्शंस ना हो जो देश को या किसी भी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाए। Right. Talking of the forex market, Yamini, rupee is also seems to be in the COVID whirlpool, and it's almost nearing 75 rupees per dollar. So, and weakening further, and it's a matter of concern. So, do you see that this thing is also going to play on the minds of the markets? Well, yes, it does have an effect on the minds of the markets, primarily from the point of view of investments, because especially when the international investors are investing, the depreciation of the rupee does make a difference to them. What is more important over here is to see that whether the country's macroeconomic fundamentals are strong or not, which in this particular case are strong in terms of the foreign exchange reserves which the country has, which are over $500 billion. Also, the overall inflation is maintained at a targeted level, which is a little higher than the targeted level, but is still maintained at that level. The economic growth is pegged at a higher rate, and the recoveries are stronger. And besides, the health system has been taken into much control with the lockdowns and the vaccination and the awareness drives which the government has been trying to pursue. So overall, there has been a positive reinforcement of the macroeconomic fundamentals through government actions as well as economic policies. Pramod is joining us from Mumbai. Pramod, welcome to the show. सवाल पूछिए. हेलो. हेलो. हाँ जी. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग, बताइए. अच्छा, मेरा एक सवाल है कि हम लोग अगर मैं जो स्टॉक ब्रोकिंग वगैरह जो आते हैं, फर्म्स आते हैं, उसमें अपना अकाउंट रहता है, तो उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी अपने आरएम जो आते अपने को गाइड करते हैं, तो वो कभी कभी ये जो आईपीओज वगैरह निकलते हैं, तो आईपीओज निकलने के पहले कुछ शेयर्स वो कहते हैं कि कुछ मिल जाएंगे
आप ले लो, लेकिन आईपीओ निकलने से पहले भी मिल जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। अभी हमने तो लिए नहीं, इसके लिए आपको पूछ रहे हैं कि ऐसा शेयर मिलता है क्या और ऐसा लेना उचित है कि नहीं, या इसका भविष्य क्या है कि आईपीओ निकलने से पहले कुछ शेयर्स मिलते हैं वही, और अगर आईपीओ खुल जाने के बाद वो फिर बढ़ जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। जी, आईपीओ में जब आप शेयर्स लेते हैं तो आप वो शेयर्स जब लिस्ट होते हैं तो वो आईपीओ प्राइस से हायर हो सकते हैं या लोअर हो सकते हैं, जो आप आईपीओ के टाइम पे ले सकते हैं। अगर कोई कंपनी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाती है जिसके अंदर उसके शेयर्स पहले से ट्रेड कर रहे हैं, पर वो नया कोई इशू लाती है या कोई शेयर्स ला रही है, तब उसके अंदर आप पहले मार्केट से खरीद सकते हैं शेयर्स, जिसमें माना जाता है कि अगर जब वो लिस्ट होगा तो वो बढ़ेगा, पर क्योंकि मार्केट में ज्यादा शेयर्स आएंगे तो उसके बढ़ने की उम्मीद कम होती है। He's also probably talking about the grey market area as well, Yamini, I believe. Well, it is not advisable to actually take shares from the grey market, and it is not good also. Absolutely. So it would be appropriate only through the formal channels that these shares may be purchased by any investor. और अब रुख कर लेते हैं एशियाई बाजारों का। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा आर्थिक रिकवरी में सहायक कदम उठाए जाने की उम्मीदों के बीच एशियाई शेयर बाजार आज एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। टीकाकरण शुरू होने से कोरोना वायरस संक्रमण की एक और लहर का डर भी कम हुआ है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.5% के लाभ में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.5% का उछाल आया और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% की बढ़त में रहा। जापान का निकेई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दोनों सपाट बंद हुए। अंतर्देशीय कारोबार में यूरोपीय बाजार भी ऊपर रहे। समाचार तैयार होने तक फ्रांस का कैक 0.2% और लंदन का FTSE 100 0.5% की बढ़त के साथ, जबकि जर्मनी का डेक्स सपाट कारोबार कर रहे थे। Talking of oil, the oil prices today fell as rising coronavirus infections in India and other countries prompted concerns that stronger measures to contain the pandemic will hit economic activity. And in intraday trade, the Brent crude prices were trading around $66.70 per barrel, while the WTI crude prices were around $63 per barrel. बात गोल्ड की कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना महंगा होने से घरेलू बाजारों में भी सोने की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 260 रुपए महंगा होकर 47,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 310 रुपए की मजबूती से 68,990 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,755.80 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.50 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहे थे। Joining us is Hasmukh from Mumbai. Hasmukh ji, स्वागत है। Yeah, good evening, यामिनी जी। मेरा प्रश्न ये था कि डॉलर टू रूपी, what is the price you think that for next 1 year डॉलर टू रूपी वैल्यूएशन क्या रहेगी? जी, रूपी क्लोज टू अबाउट 74 to 76 के आसपास रहना चाहिए। ओवरऑल मार्केट्स जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में रखनी चाहिए रूपी को, जो स्ट्रेंथ में दिखाए। पर क्योंकि जो है जब भी स्ट्रेंथन करता है तो एक्सपोर्टर्स की तरफ से काफी शोर मचता है, तो रूपी को हम देखेंगे 74 से 76 के बीच में ही रखा जाएगा, ताकि वो एक्सपोर्ट्स को भी सपोर्ट कर सके और जो है मार्केट्स में अच्छा प्रदर्शन भी कर सके। यामिनी जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुई और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks decline around 1.8%. Sensex falls below 48,000 mark. Nifty slips below 14,400 level. Rupee weakens 50 paise against the US dollar, and Asian equity indices hit 1-month high amid hope of economic recovery. And that's it in this edition of Market Mantra. It's namaskar from all of us, the Market Mantra team here. Market Mantra.